गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सब लोगों को गुड आफ्टरनून। एवरीबॉडी बोल देते हैं तो सब समझता है सब सर क्या बोल दिए। एवरी मैंने मतलब सबनी के। जय हिंद सर। सर पीडीएफ रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, डेली डेली ये पीडीएफ डाल दिए आज। ठीक है, पीडीएफ अपलोड हो गया। पीडीएफ अपलोड हो गया। क्लास के बाद जाके देखिए इकोनॉमिक्स का क्लास कब से स्टार्ट होगा। अभिषेक कुमार जी, जैसे क्लास स्टार्ट होगा बाबू मेरे ध्यान से समझो। आगे हम देखिए, आज कोई भी क्लास स्टार्ट होगा ना 2 मिनट हम आपको आपके डाउट्स को बताएंगे, फिर लास्ट में 2 मिनट डाउट्स को बता देंगे। तो शुरुआत वाले 2 मिनट में देखिए, कोई भी क्लास स्टार्ट होता है ना, तो आपको पता है फिलहाल में लगभग 3 लाख लड़कों के एडमिशन की व्यवस्था हो गई है। ठीक है, तो जब तक 2 लाख लड़के आप लोग में नहीं भर जाते हैं तब तक हम यूट्यूब पर अनाउंस नहीं करेंगे। सबसे पहले आप ही लोग से अनाउंस करते हैं कि कैसे क्लास आने वाला है। ठीक है, अभी थोड़ा सा ना हमको हाँप जा रहे हैं, थोड़ा पता नहीं क्यों, लगता है हमको कोरोना होके चला गया इसलिए। आगे देखिए सर, पीडीएफ डाल दिए। हाँ, टेंशन नहीं लीजिए, आप डाल दिए। दरोगा के बैच, दरोगा स्पेशल बैच में एडमिशन लेना, अब नहीं होगा बाबू। उसको हम एडमिशन 11 रुपया दे के पछता रहे हैं। ऐसा ऐसा लुल्ल लड़का आ गया, ऐसा दिमाग खराब होता है। बाबू आप 9th एडिशन लीजिए या 10th एडिशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप 9th लीजिए या 10th लीजिए, नेक्स्ट बैच में हम अपना एटलस ला देंगे। ठीक है, इस बैच के लिए नहीं ला पाएंगे, छप रहा है। एक्चुअली छपने के लिए दिए थे ना दिल्ली में एक आदमी को, उसको कोरोना हो गया, मेरे पैसे से उसने अपना इलाज करा लिया। कह रहे सर पैसे जो दिए थे हमने हम इलाज कराया। हम कहे चलो भैया कोई बात नहीं, अगली बार दे देना। सर आपका नाम क्या क्या करेंगे बाबू, नाम जो आपके मयंक जी। मेरा नाम ना हो, सुनिए ध्यान से, मेरा बस इतना नाम चाहिए कि जहां भी आप नौकरी कर रहे हो आपसे मेरी पहचान बन सके। लोग पूछें कि यार ये खान सर का स्टूडेंट है, बस उस दिन मेरा खुशी होगा। हमको लगा कि नहीं मेरा नाम आप लोग ने दे दिया। नाम जानना है तो हमें आपसे नाम चाहिए। एक पिता अपने बेटा से क्या उम्मीद रखता है कि जब हम बुढ़ापे में जाएं और कहीं हम जाएं तो मुझे मेरे बेटे के नाम से बैठने के लिए कुर्सी मिले। अरे उनके पिताजी हैं, बैठने दीजिए। जैसे आज मेरे पिताजी कहीं चले जाएंगे, आपके घर चले जाएंगे, कहेंगे मेरे पिताजी कि मैं खान सर का पिताजी, आप तुरंत कहेंगे अरे सर बैठिए बैठिए। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारा नाम ना आपके वजह से हो। एक माँ बाप और शिक्षक क्या चाहते हैं, आप आगे बढ़ें और आपसे हम आगे बढ़ें, समझे। सर इंग्लिश में भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिएगा, फालतू लोगों को ब्लॉक कर दीजिए। सही बोले भाई, इतना ज्ञान कहाँ से आता है भाई। पढ़िएगा, सबके पास ज्ञान आ जाएगा। कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है मेरे पास, ठीक है, आपके पास कम है जैसे ये देखिए ना, ये लाइन बड़ी नहीं है, आपको ये लाइन लंबी लगती होगी, कब अभी लंबी लगने लगी। तो आप समझिए ये खान सर हैं और ये आप हैं ठीक है। सारे टीचर लोग क्या करते हैं ना, टीचर्स के पास ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं होता, आपके पास बहुत कम होता है, इसलिए आपको ज़्यादा लगता है। यूपीएससी का पेपर का डिस्कस कर दीजिए। कर देंगे बाबू। मैप से लगभग 16 क्वेश्चन आए थे यूपीएससी में। आपको हम बताते हैं, आप मेरे पास अगर आप टोटल कितना रुपया खर्च कर सकते हैं, 1000 रुपये में अगर कर दिए ना, आप प्री में फेल नहीं होंगे, यूपीएससी प्री में फेल नहीं होंगे। क्योंकि 200 रुपया का आपने मैप पढ़ा है, 200 में पॉलिटी पढ़ लीजिए, ऐसे कर करके 5 गो सब्जेक्ट पढ़ लेंगे ना, पास हो जाएंगे। एनालिसिस कर देंगे। वीडियो का रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। कमेंट सेक्शन ऑफ कर दीजिए सर। कर देंगे क्या, ऑफ कर दे कमेंट। अरे बफरिंग करने लगा, कुछ सर्वर पे लोड पड़ गया। हाँ ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते बाबू। हाँ बाबू मेरी तबीयत ठीक है, आप सब लोग की दुआ के साथ मेरी तबीयत ठीक है। भगवान भी हमको थोड़े ले जाएगा, यमराज भी ले जाएगा तो हम कहेंगे हे भैया यमराज देख रहे हैं सर्वर पे कितना लोड है, हमको लेके चल जाएंगे, सब घर आएंगे सबको, इसलिए यमराज भी नहीं ले जाएंगे। आगे आइए बाबू, क्लास हम आपको जहां तक लिए थे उससे आगे एक्सटेंड करते हैं। अफगानिस्तान आपको समझा दिए थे। देखिए बाबू, इस वाले नक्शा में आपको पीओके कटा हुआ दिखता है, ठीक है। अब हर इंसान की अलग अलग मानसिकता होती है और सोचने का तरीका अलग अलग होता है। हमारा ये सोचना है कि हम जब जब देखेंगे कि हमारा ये पीओके कटा है तब तक साला हमको गुस्सा लगेगा। अब पाकिस्तान से तब तक हमारा जो प्रण लिए हैं कि हम ये वापस आएंगे, तब तक हमको ये याद आते रहेगा। इसलिए जब आते हैं तो हम इसको पीओके को बनाते हैं, इसको कलर से रंगते हैं, मेहनत करते हैं। हम इतना नक्शा ले लिए फिर भी इसको सुधारते हैं। अब अपनी अपनी मानसिकता है। हम ये कहना चाहते हैं कि एक न एक दिन हमारे विद्यार्थी में से कोई ना कोई होगा जो आगे जाके इस देश की कमान को संभालेगा, और ये हमारा मेहनत वो उस दिन रोक देगा। फिर हमारा जब पीओके हो जाएगा तो हमारा नक्शा पूरी दुनिया देखेगी। अभी तो ये हो गया कि भैया हम नहीं दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग मानसिकता होती है लोगों की। चलिए देखिए बात, देश बताएंगे, फटाफट स्टार्ट करेंगे। सार्क में कितने देश, सार्क में जितने देश है सबका नाम बताएंगे।
सार्क में देश। कोर्स वैलिडिटी क्या है सर? 2 से 2.5 महीना, दिसंबर तक चलेगा ये कोर्स, क्योंकि बीच में अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक क्लोज चलेगा। सार्क में कितने देश? 8। 8 के नाम बता देंगे ना? कौन कौन? जॉर्जिया, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हो गया। अरे कौन बोलता है बीपीएससी? कहीं कहीं यहाँ देखता है यूपीएससी का हम गारंटी लेते हैं तुमको, 1000 रुपये का कोर्स कर लोगे यूपीएससी पास हो जाओगे, तो बीपीएससी बोलता है। अरे जिस पानी में हाथी डूब जाए गधा पूछेगा कि हम हिल जाएंगे। बीपीएससी बोलता है। वेरी गुड। आसियान में कितने देश? आसियान में कितने देश? वेरी गुड, 10 देश। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपीन, तिमोर, हो गया यहाँ पे, और एक ब्रुनेई था उधर। आगे देखिए, हम अफगानिस्तान तक समझाए थे आपको। महात्मा बुद्ध की बामियान में सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ थी? अफगानिस्तान में थी, लेकिन उसको मार के गिरा दिया इन लोगों ने। अफगानिस्तान एक पहाड़ी देश है जहाँ अफीम का उत्पादन ज्यादा होता है। यहाँ एक बहुत ही खतरनाक तालिबान आतंकवादी संगठन है जिसे हम लोग कहते हैं तालिबान। तालिबान एक क्या है? आतंकवादी संगठन है। जो लोग कम थोड़ा सा पढ़े लिखे होते हैं वो लोग थोड़ा सा बहक जाते हैं, शिक्षा के अभाव में बहक जाएंगे उन लोग को, इसलिए वो लोग भाग गए, उनको समझ में नहीं आता है यहाँ पर। आगे समझे, तो ये अफगानिस्तान समझा दिए थे। अफगानिस्तान के 3-4 शहर को याद रखेंगे। एक शहर का नाम है गजनी, जहाँ का रहने वाला था महमूद गजनवी। एक शहर का नाम है गौरी, जहाँ का रहने वाला था मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी, तो गजनवी भी कहाँ का था? अफगानिस्तान का। उसने सोमनाथ की मंदिर को लूट लिया। और मोहम्मद गौरी आया तो ससुरा यहाँ चला आया। अब इतिहास में आपको पढ़ाएंगे मोहम्मद गौरी के बारे में आगे। मोहम्मद गौरी आया तो उसका गुलाम जो था, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गुलाम किसे बोला जाता है? जो साथ साथ घूमता है, बॉडीगार्ड। पान खाएगा तो थूकेगा तो एक कटोरा लेकर थूक दीजिए। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के बेटिया को लाइन मार के फंसा लिया। अब लाइन मार के फंसा लिया इसको, अभी क्या करें यहाँ पर? तो बाद में ब्याह हो गया दोनों का, तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान चला गया और अपने गुलाम यानी दामाद को भारत सौंप दिया जीतने के बाद। तो यहीं से आ गया गुलाम वंश, क्योंकि उसका गुलाम था। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, ये सब वंश आते गए, इतिहास में पढ़ाएंगे आपको। तो मोहम्मद गौरी कहाँ का था? गौर का। कहाँ का रहने वाला था? गौर। गौर जगह कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। महमूद गजनवी कहाँ का था? तो गजनवी का था। गजनवी कहाँ है? तो गजनवी भी, गजनी कहाँ है? तो गजनी भी है अफगानिस्तान में। बामियान कहाँ है? अफगानिस्तान में। बामियान क्यों प्रसिद्ध है? महात्मा बुद्ध की मूर्ति की वजह से। काबुल किसकी राजधानी है? तो अफगानिस्तान का। तो इतना तो पता चल गया ना अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान भारत का दोस्त है या दुश्मन? दोस्त है। वहाँ के लोग हमारे दोस्त है। आप शायद नहीं पढ़े होंगे, हम लोग के साथ अफगानिस्तान के लड़के पढ़े थे जब हम लोग इलाहाबाद में पढ़ते थे। बहुत वो लोग दिल से रिस्पेक्ट करते हैं अफगानिस्तान को, क्योंकि अफगानिस्तान को हम लोगों ने बिजली घर दिया, सालमा बांध बनाया। अफगानिस्तान के लोगों को हमने संसद भवन दिया। हम लोगों ने मुंबई बंदरगाह से चाबहार तक अनाज भेजा, गेहूं, और फिर ट्रेन से पहुंचाए अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में रेलवे लाइन बिछा रहे हैं हम लोग। तो अफगानिस्तान के लोग दिल से पसंद करते हैं हम लोग को, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब पाकिस्तान क्या है, यहाँ के आतंकवादियों को कहता है कि तुम भारत को मारो। जितना वो भारत के लोगों पर हमला करता है, तो वहां तो भारत के लोग हैं नहीं, भारत ने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया है तो वो गिराता है। उतने वहां के लोगों के लिए हमारे दिल में रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, और वहां के लोग भी हमें रिस्पेक्ट करते हैं। आप कभी ये नहीं देखे होंगे कि पर्टिकुलर अफगानिस्तान से भारत के खिलाफ कोई एक्शन आया हो। जहां 370 के मामले में कश्मीर हमसे पाकिस्तान खटका रहता है, अफगानिस्तान हमारे साथ रहता है, यूएनओ में हमारे साथ रहता है। तो ये एक अच्छी नीति है, बहुत बेहतरीन है। और ये हमारी विदेश नीतियां सब पे सेम चलती है। देखिए, सरकार बदल जाती है वो अलग बात है, लेकिन विदेश नीतियां नहीं बदलती है। तो ये आप समझ रहे होंगे। गजनी, गौरी कहाँ पे है? गजनी और गौरी, ये इतिहास से याद रखिएगा। गजनी का रहने वाला था महमूद गजनवी, गौरी का रहने वाला था मोहम्मद गौरी। महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति अफगानिस्तान के बामियान में, काबुल यहाँ की राजधानी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का नाम बताइए फटाफट। पॉलिटी के क्लास फर्स्ट में बताए थे, अफगानिस्तान पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का नाम, फटाफट।
अंकित नागर जी कर रहे हैं सर आपने गोल्डन ट्रायंगल में कुछ और बताया, गूगल कुछ और बताया। देख बबुआ, गूगल जितना नहीं जानता है उतना हम तुमको नक्शा में यहाँ बता देंगे, ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल 3-4 जगह है। यहाँ पर जब हम आपको आसियान पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल इसको बता रहा होगा, ये वाला थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, तो ये एक अलग गोल्डन ट्रायंगल है और ये एक अलग गोल्डन ट्रायंगल अफगानिस्तान में। हम आपको वही बताएंगे जो आपकी एग्जाम के लायक है, और गूगल आपको वही बताएगा जो पूरी दुनिया के लायक है। आप बताओ भाई, पहली नौकरी है ना, हम क्या करेंगे, जो एग्जाम पूछता है वो भी बता देंगे, जो दुनिया पूछती है उतना भी बता दें। इतना आप कॉन्फिडेंस रखो ना भाई कि आपको जिस दिन ये बैच खत्म हो जाएगा ना, उस दिन आपको लगेगा कि सर हमने आपको 200 रुपया दिया लेकिन आपने इसको 2 लाख के बराबर पढ़ाया। आप टेंशन नहीं लेंगे। डूरंड लाइन, वेरी गुड, डूरंड लाइन। अरे हाँ, एक लड़का और पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि सर वहां पर अलग करने के लिए एक हिंदुकुश माउंटेन भी है। वेरी गुड। देखिए, अगर हम पूछेंगे कि ज्योग्राफिकली, भूगोल के हिसाब से कौन अलग करता है, तो वो हिंदुकुश माउंटेन हो जाएगा। उसके इधर रहने वाला हिंदू कहलाता है। याद रखिएगा, हम भी ज्योग्राफी के हिसाब से हिंदू हैं और आप सनातन धर्म को मानने वाले आप भी हिंदू हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, आप इसे अन्यथा नहीं लीजिएगा, बात को समझिएगा। सनातन संस्कृति होती है। आज तक हमने कहा है कि हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति आदमी बोलता है, तो इस साइड का एरिया क्या कहलाता है, हिंदू कहलाता है। हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं होता है कि हिंदुओं का स्थान, समझ में आ रहा है कि नहीं, इस ओर रहने वाले का। आप समझते होंगे इस चीज को, अब बात है। और पॉलिटिकली कौन अलग करता है, तो डूरंड लाइन अलग करती है। अफगानिस्तान में पहाड़ है या नहीं है, केवल और केवल ससुरा वहां पहाड़ है। जहां पहाड़ रहेगा वहां ठंड होगी, और जहां पे ठंड होगा वहां 3 चीज याद रखिएगा, वहां के लोग बहुत गोरे होंगे और वहां के लोग का चमड़ा क्या हो जाएगा, पतला होगा और थोड़ा मेहनती टाइप के होंगे लोग, समझ में आ गया। नेपाल के लोगों को देखिए, चमड़ा पतला होता है, मेहनती होते हैं, छोटे पैर के गोरखेल जो लोग होते हैं। बहुत से लड़के इसमें नेपाल के हैं जो पढ़ते हैं, एक्चुअली वो लोग, कई लोग इंडिया में रहते हैं। नेपाल और यूपी का, बिहार का एरिया सटा होगा रहता है। आगे बढ़े, क्या हो गया, छोड़ दीजिए सर। बाहर का आवाज आ रहा है, ओह एटलस नहीं मिल पा रहा है भाई, ये तो आपकी गलती है। बाहर की आवाज को बंद कर दीजिए। डूरंडाइन, आगे बढ़िए, बहुत अच्छा भाई। हम तो कभी ये उम्मीद नहीं किए थे कि कोई ये माउंटेन भी नाम देगा इसका। मिंदू कूस पर्वत नहीं, वो हिंदू कूस पर्वत है। अरे यार, मिंदू कूस पर्वत नहीं। आगे बढ़े। देखिए, जिन लोगों ने एटलस ले रखा है, बात समझिए, जिन लोगों ने एटलस खरीद रखा है उनको क्या काम है कि उनको फिजिकल मैप, 2-3 चीजें, अब हम ये आज हम इसको बता रहे हैं, कल हम आपको एटलस पे बताएंगे, इसलिए टेंशन नहीं। लेकिन जो लोग एटलस खरीद लिए हैं वो अफगानिस्तान के नक्शा में जाएंगे, जहां लिखा है वो क्या नाम है, काबुल, वहां हाईलाइटर चला देंगे काबुल। जहां बामियान लिखा है वहां बामियान। अब इतना छोटा देश है, इसी में आपको ढूंढना है कहां क्या है, और जो हाईलाइटर चला देंगे उसी पे, सुगा कलर का हाईलाइटर लीजिएगा। आगे देखिए, अब हम लोग इसके आते हैं, पाकिस्तान के बारे में बताएंगे। तो ये लोग, ये कराची बंदरगाह है कि ग्वादर, कराची है या ग्वादर, ग्वादर, वेरी गुड। अब यहां देखो, ये है देश श्रीलंका। श्रीलंका में एलटीटी समस्या, जाफना राज्य में ऊपरी भाग जाफना है, जहां पॉइंट पेड्रो है। जाफना और मेन श्रीलंका के बीच में एलिफेंटा नामक दर्रा है। ये बताओ भैया, ये क्या है, मालदीप है। कौन सा जगह है, मालदीप, मालदीप है ये। कहाँ गया, ये नक्शा देख रहे हैं, ये पूरा एशिया का नक्शा है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला एरिया कौन सा है, मालदीप, ये श्रीलंका। अमेरिका पहले श्रीलंका में आना चाहता था, भारत ने भगा दिया। नेपाल में आना चाहता था, चाइना ने भगा दिया। अल्टीमेटली वो पीओके में जाके हो गया। इसके अलावे यहाँ पर एक देश है जिसका नाम, एक द्वीप है जिसका नाम है ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटोरी। क्या नाम है, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटोरी, क्योंकि यहां पर किसका कब्जा है, ब्रिटेन का है। ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटोरी, इसने इसे आजाद ही नहीं किया, और ये हम लोग की लापरवाही थी, हमने इसे भी आजाद कर लेना चाहिए था। और उस द्वीप का जो नाम है, उस द्वीप का नाम है डीगो गार्सिया। क्या नाम है, डियागो, डियागो गार्सिया।
भैया ये 2016 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। डिएगो गार्सिया कहां पर है? तो वो इंडियन ओशियन में है। डिएगो गार्सिया पर किसका अधिकार है? ब्रिटेन का। ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, ब्रिटेन का वह टेरिटरी मतलब होता है क्षेत्र जो इंडियन ओशियन में है, तो ये ब्रिटेन का कब्जा है। और यहां पर डिएगो गार्सिया, आइलैंड का नाम क्या है? डिएगो गार्सिया। कब्जा किसका है? ब्रिटेन का। तो इस डिएगो गार्सिया पर ब्रिटेन यानी यूके और यूएस दोनों की क्या रहती है? आर्मी रहती है, यानी आर्मी, एयरफोर्स, मिलिट्री रहती है। यहां पर इतनी आर्मी है इन सबों की डिएगो गार्सिया बेस पर, जहां पर या पूरे एशिया को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सोचिए इतनी आर्मी है कि डिएगो गार्सिया से उड़ान भर के ये लोग कहां गए थे? इराक पर हमला करने गए थे। इतना खतरनाक एरिया है आपका डिएगो गार्सिया। क्वेश्चन में आएगा डिएगो गार्सिया आइलैंड किस कहां पर है? तो इंडियन ओशियन में है। डिएगो गार्सिया कहां पर है? इंडियन ओशियन में है। इंडियन ओशियन में। उस पर कब्जा किसका है? डिएगो गार्सिया पर कब्जा किसका है? ब्रिटेन का। लेकिन वहां किसकी किसकी नौसेना रहती है? किसकी किसकी नौसेना रहती है? नौसेना, वायुसेना, तीनों सेना रहती है। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों की रहती है। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों की रहती है। मिलिट्री बेस आपको दिखा देते हैं डिएगो गार्सिया का। अब ये डिएगो गार्सिया में ना अमेरिका ने पूरी तरह से मिलिट्री बेस बना रखा है। सारे लोग वहाँ, फौज के पूरा अड्डा है, समझिए कि वो पूरी तरह से क्या है? फौज का एक अड्डा है डिएगो गार्सिया। वहाँ केवल फौज ही रहती है, बाकी सबको भगा दिया उन लोगों ने डिएगो गार्सिया से। आपको हम दिखा देते हैं सैटेलाइट इमेज। वो सैटेलाइट इमेज पे आपको थोड़ा सा क्लियर दिख जाएगा डिएगो गार्सिया। वहाँ पर इतनी ज़्यादा फौज रखे रहते हैं सब ये लोग। देखिए ये आपको डिएगो गार्सिया आइलैंड दिख रहा है। यहाँ पर आपको पूरा क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि सैटेलाइट इमेज कितना अच्छा से निकालेगा। लेकिन यहाँ पे आपको दो एयरपोर्ट दिख रहे होंगे सर। ये एयरपोर्ट के किस लिए है भाई? तो सवारी ढोने के लिए नहीं है। ये एयरपोर्ट है एक्चुअली वहाँ पर आर्मी बेस के लिए, वहाँ पे जो आर्मी पर्सन्स हैं सब उनके लिए। ये यहाँ पर आपको जहाज दिखाई देंगे, ये देखिए ये सब लाइन से जहाजें रखी गई हैं। ये रेडी टू फाइट खड़ी रहती हैं और इतने ज़्यादा इनके पास क्षमता है कि नेवी, एयरफोर्स सब रहती हैं। और ये दो रनवे है, यहाँ से सीधे उड़ान भर सकती हैं और पूरी एशिया में तबाही ला सकती हैं। ये हमारी थोड़ी सी लापरवाही थी, क्योंकि जब हम 1947 में ये देश आज़ाद करा सकते थे तो इसको क्यों नहीं आज़ाद करा सकते? जब हम लक्षद्वीप ले सकते थे, जब अंडमान निकोबार ले सकते, तो ये क्यों नहीं ले सकते थे? क्योंकि उस वक्त हमारे यहाँ इतनी सोच, दूरदर्शिता नहीं थी। अगर हम ये ले लेते तो आज के वक्त में बताइए बाबू, आप अपना दिमाग से सोचिए जरा कि अंडमान हमारा हो गया, लक्षद्वीप हमारा हो गया, अगर ये हमारा हो जाता डिएगो गार्सिया, तो दक्षिणी यहाँ पर मतलब हिंद महासागर में केवल हमारा ही बोलबाला रहता। और अगर रियलिटी में देखेंगे ना तो श्रीलंका हमसे घिर जाता। अभी श्रीलंका हमारे नीचे, अभी क्या हो जाता? घिर जाता। और अगर श्रीलंका ज्यादा चाइना के फेवर में पटर पटर बोलता ना, तो एक मिसाइल इधर से, एक मिसाइल इधर से, एक मिसाइल ऊपर से, एक इधर से, श्रीलंका था, है नहीं था। कौन श्रीलंका का एडमिशन नहीं ना लिया है? वो तो विदेश वाला लिया ही नहीं, भड़क जाएगा ना, गरियाने लगेगा हमको। तो डिएगो गार्सिया समझ में आ गया? डिएगो गार्सिया। लेकिन एक बार क्या हुआ, यूपीएससी ने पूछा कि डिएगो गार्सिया, अगली बार यूपीएससी ने वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया कि चागोस आर्किपियागो क्या है। तो देखो भैया, यहां पर तीन आइलैंड है। कितने आइलैंड है? 3। एक का नाम है चागोस, एक का नाम है आर्किपियागो, एक का नाम है डिएगो गार्सिया। और ये तीनों यूपीएससी में पूछा हुआ है। सबसे ज्यादा आर्किपियागो और डिएगो गार्सिया पूछा है। 4 बार बोलिएगा ना तो याद हो जाएगा। हालांकि आप पीडीएफ आज क्लास के बाद देखिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आर्किपियागो और डिएगो गार्सिया क्या चीज है? आर्किपियागो, डिएगो गार्सिया क्या चीज है? क्या चीज है भैया? आइलैंड है भैया। आर्किपियागो आइलैंड है, चागोस आइलैंड है, डिएगो गार्सिया आइलैंड है। इन तीनों आइलैंड में से सेना का अड्डा किस आइलैंड पर है? तो डिएगो गार्सिया पर है। डिएगो गार्सिया पर एक्चुअली अधिकार किसका है? तो ब्रिटेन का है। लेकिन दोनों मिलकर रहते हैं। ब्रिटेन अपने चचा को बुला लिया है अमेरिका को कि हम दोनों मिलकर रहेंगे, ये हमेशा मिलकर रहते हैं। अब एक बार क्या हुआ कि
हमको याद कंफर्म नहीं है, 2017 या 18 में क्वेश्चन पूछा था कि डीगो गार्सिया द्वीप जो हिंद महासागर में है, इस पर ब्रिटेन और अमेरिका दोनों की संयुक्त सेनाएं रहती है। यह द्वीप पर वास्तव में किसका अधिकार था? तो इस पर वास्तव में अधिकार जो था वो एक देश है जिसका नाम है मॉरिशस। किसका अधिकार था? मॉरिशस का अधिकार था। अब ये मॉरिशस कहां पर है इसको दिखा देते हैं। मॉरिशस का याद रखिएगा, आपसे यूपीएससी टफ नहीं पूछता है, वो यही कहता है कि आपको नॉलेज कंप्लीट होना चाहिए, वो टफ नहीं पूछता है। कहाँ है भैया? यहाँ देखिए, यहाँ एक कंट्री है जिसका नाम है मॉरिशस। ये कंट्री है मॉरिशस और ये है हमारा इंडिया और ये है आपका डीगो गार्सिया। तो मॉरिशस कहता है कि भैया ये मेरा है और रियल में ये मॉरिशस का ही था, मॉरिशस का था। और मॉरिशस का भारत से इतना अच्छा संबंध है कि मॉरिशस ने हमें यहाँ अपना एक सेना का अड्डा बनाने के लिए ज़मीन दे रखा है। तो कंप्लीट याद रखेंगे डीगो गार्सिया के बारे में। मेरे बारे में खटाखट आंसर बताते चलिए। डीगो गार्सिया पर एक्चुअल अधिकार किसका था? डीगो गार्सिया पर एक्चुअल अधिकार किसका था? वेरी गुड, मॉरिशस का था, मॉरिशस का था। वर्तमान में डीगो गार्सिया पर किसका अधिकार है? वर्तमान में डीगो गार्सिया पर किसका अधिकार है? ब्रिटेन, यूके लिख सकते हैं, बस ब्रिटेन को यूके भी लिख सकते हैं। यूके। कितने देशों की सेना रहती है? कितने देशों की सेना रहती है? ब्रिटेन और यूएसए, यूके और यूएसए दोनों की, यूके और यूएसए की। कितने लोग बता सकते हैं? यहाँ तीनों द्वीप का नाम बता सकते हैं, तीनों जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, तीनों एक ही पास है सर। तीनों का नाम कितने लोग बता सकते हैं? देखते कितने लोग बता सकते हैं। हालांकि आपको तो पीडीएफ में दिया ही हुआ है। वेरी गुड, 2 देशों की सेना रहती है। दोनों देशों की फौज रहती है। तीनों का नाम, हाँ वेरी गुड, चागोस आर्किपियागो और डीगो गार्सिया। चागोस आर्किपियागो नहीं लिख पा रहे होंगे लोग, आर्किपियागो। सुनिए ध्यान से, एक बार क्वेश्चन जब पूछा था ना इसमें यूपीएससी में कि आर्किपियागो क्या है, तो एक मेरे बगल में एक लड़का रहता था घर के पास में ही, तो कहता सर आर्किपियागो पूछा था, हम मार दिए पक्षी है। आर्किपियागो पक्षी नहीं है। आर्किपियागो क्या है? एक द्वीप का नाम है, आइलैंड का नाम है। हो गया, आगे बढ़े, चलो। चल जाएगा बैटरी। अब आते हैं हम लोग नेपाल पर। कहाँ आते हैं? नेपाल। अभी केपी शर्मा ओली साहब थोड़ा भड़के हुए हैं नेपाल को लेकर। अगर आप नेपाल को देखिएगा तो नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक उसे कहते हैं जो चारों ओर से ज़मीन से घिरी रहती है। अब आप देखिए ना, 3 ओर से तो ये इंडिया से ही घिरा हुआ है और एक ओर से किससे घिरा हुआ है? ये एक ओर से घिरा हुआ है चाइना से। तो नेपाल जो है वो एक ओर से चाइना से घिरा है और 3 ओर से इंडिया से घिरा हुआ है। देखो भैया नेपाल को, यह है हमारा पड़ोसी भाई नेपाल। ओली साहब जब से आए हैं चौपट कर दिए इसको। नेपाल का लड़का बुरा मत मानो भाई, हम आपको अपना भाई मानते हैं, लेकिन आप हमारे देश पे चढ़ेंगे तो हम कैसे भाई मानेंगे? हाँ, ये 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? इंडिया से घिरा हुआ है, ठीक है, इंडिया से। और एक ओर से किससे घिरा है? चाइना से। समस्या देखिए, ये अभी ओली साहब की सरकार जो है वो अपनी सरकार को बचाने के लिए, बड़ा इजी होता है ना कि आप नेशनल मुद्दा छोड़ दीजिए। जैसे मोदी जी का चुनाव कब होगा? 2024 में। अगर मोदी जी इस दौरान कुछ भी नौटंकी करें कोई दिक्कत नहीं है, बस चुनाव से पहले। मोदी जी का चुनाव कब होगा भैया? देखिए, अप्रैल 2024, ठीक है। फरवरी से मार्च के बीच में 2024 में अगर एक हमला बस पाकिस्तान पे मोदी जी कर देंगे ना, लोग भूल जाएंगे उनका 5 साल में क्या था। और रियल बताएं आपको, 2019 के चुनाव में सबसे बड़ा इफेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक का पड़ा था। तो यही चाल चलना चाह रहे हैं कौन? केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली कह रहे हैं कि हमारा ग्रेट नेपाल था,
हमें वो वापस चाहिए। अरे ओली साहब एक बात बताएं, अगर जिस दिन भारत कहने लगा ना हम ग्रेट इंडिया थे, तो म्यांमार ग्रेट इंडिया में था, 1935 में अलग हुआ था। और ये अपना सिगौली की संधि दिखाते हैं 1816-17 का ले आके। भैया हम तो 1935 का दिखाएंगे तो ग्रेट इंडिया यहाँ था, हम 1971 का दिखा देंगे ना तो बांग्लादेश हमारा था, हम 1947 का दिखा देंगे ना 1947 का तो पाकिस्तान हमारा था, हम 18वीं सदी का दिखा देंगे ना तो अफगानिस्तान हमारा था। तो फिर ये ओली नेपाल के लोग, आप लोग भी इसको देखते हैं बहुत इंडिया का। अब जरा सोचो, राष्ट्रवाद अच्छी चीज है लेकिन फ्यूचर को देखो ना यार। आप क्या बात कर रहे हो, हम लोग पाकिस्तान को लेते हैं, हमारा ही था ना ग्रेट इंडिया। हम अशोका के टाइम का इंडिया देखेंगे ना, पूरा एशिया का नीचे वाला इंडिया का था। पाकिस्तान को हम लोगों को दहेज में मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को, उस समय उसका नाम था एरिया आराकोसिया जेड्रोसिया पेरिसपेमियाई, दहेज में मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को। अफगानिस्तान और पाकिस्तान पढ़ लीजिए, हिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको, हिस्ट्री और नक्शा सा पूरा जीएस पढ़ना ही पड़ेगा आप लोग को। जाएंगे कहाँ, नहीं पढ़ेंगे तो मन नहीं लगेगा आपको दूसरे जगह। तो नेपाल साहब का क्या कहना है कि यहाँ से एक थोड़ा सा एरिया यहाँ पर ये मेरा है। अब ये इनका एरिया का कहना क्या है, इनका डिमांड देखिए। सुगौली की संधि में क्या कहा गया था कि जो नेपाल है ना, नेपाल और इंडिया, इधर इंडिया, इसकी सीमा का निर्धारण कौन करेगा, ये काली नदी करेगी। तो भारत मानता है कि काली नदी का जो उद्गम हो रहा है वो काला पानी से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, काला पानी से। लेकिन नेपाल कहता है कि नहीं, काली नदी का जो उद्गम हो रहा है वो लिम्पियाधुरा से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, लिम्पियाधुरा से। तो अगर लिम्पियाधुरा से होगा, बात समझिए, अगर लिम्पियाधुरा से होगा तो ये नेपाल यहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा कि नहीं। और अगर काला पानी से मांगेंगे तो नेपाल जहां है वहीं रहेगा। यही बवाल हुआ था। हम अब तक के वीडियो में सबसे ज्यादा हमको नेपाल वाला इसी पे गरिया है कि तू क्या बोलता है, ये है वो। तो भाई हम सच बोल दिए हैं यहाँ पे। अब भारत कहता है कि भैया ये है। अब मेन बवाल इसी तीन को लेके है। और राष्ट्र मुद्दा ऐसा होता है ना कि प्रधानमंत्री सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लोग उसके साथ हो जाएंगे। अभी आज नरेंद्र मोदी बोल दे कि हम लाहौर वापस लेके आएंगे, 80% जनसंख्या उनके साथ हो जाएगी। अभी मोदी जी कह दे कि हम सिंध वापस लेके आएंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, पाकिस्तान का एक राज्य सिंध वापस ले आएंगे तो उनके साथ हो जाएंगे। तो यही है नेपाल के साथ। तो ये विवाद चल रहा है इसी को लेकर। हालांकि इंडिया कहता है कि ये एरिया हम इसलिए रखे हैं क्योंकि ये एरिया जो काला पानी का एरिया है ये चाइना से सट के है, हमको यहाँ हमला करना पड़ेगा क्योंकि चाइना पे भरोसा नहीं है। ओली साहब मेन बवाल इसलिए किए क्यों चाइना के फेवर में जा रहे हैं। ये कसम खा के रखे हैं कि हम नेपाल से भारत के रिश्ते बर्बाद कर देंगे, लेकिन भारत संयम से कर रहा है क्योंकि उनको पता है कि लोकतंत्र में सबकी सरकार नहीं रहती है, पलट जाती है। सरकार जाएगी तो सब लोग सुधर जाएंगे। अब जरा नेपाल के लोगों को हम बता देते हैं। देखो भैया, ये नेपाल है, ये एरिया है तिब्बत, जिसे चाइना ने कब्जा कर लिया तिब्बत को। और ये इतना ऊंचा है, 5 किलोमीटर ऊंचा है कि इसके ऊपर से एरोप्लेन नहीं जा सकता है। यानी आपको अगर हवाई जहाज ले जाना है ना तो आपको इंडिया के जमीन से ले जाना पड़ेगा, और इंडिया की जमीन अगर परमिशन नहीं देगी ना तो आप हवाई जहाज नहीं ले जा सकते, मार के गिरा दिया जाएगा। तो जिस दिन भारत से खटकेगा ना, आप हवाई जहाज पे चढ़ना भूल जाएंगे नेपाल के लोग, पहला। दूसरा, कोई भी नेपाल अगर सामान खरीदता है तो उसे कलकत्ता बंदरगाह पे ले आता है, और कलकत्ता बंदरगाह से सड़क होते हुए रक्सौल से वो कहाँ ले जाता है, अपने एरिया में ले जाता है। नहीं तो ये यहाँ से बागडोगरा के पास से लेके जाता है। अगर भारत से रिश्ते खराब होंगे ना तो यहाँ से ये आपका बंद हो जाएगा। फिर मंगाइएगा आप चीन से, वो पहाड़ पार करके, फिर चीन से मंगाने में क्या हालत खराब होगा देखिए। ये नेपाल यहाँ तो दिख रहे होंगे आपको। अब देखिए, अगर वो चीन से, सपोज अमेरिका से कोई सामान मंगाता है चीन में, तो चीन का वो मान लीजिए हांगकांग बंदरगाह पे उतारता है तो यहाँ से उसको यहाँ लाना पड़ेगा। और अभी वो कलकत्ता बंदरगाह पे मंगाता है, यहीं से यहाँ आ जाएगा। तो नेपाल के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया आपकी जो सरकार है ना वो जीतने के लिए, अब मान लीजिए आलू अगर मंगा रहे हैं यहाँ से यहाँ ले आने का आलू, तो 10 रुपये किलो अगर यहाँ पड़ा तो यहाँ 15 रुपये में बेच देंगे। लेकिन वही आलू अगर यहाँ 10 रुपये किलो गिराया, यहाँ ले आएंगे तो 45 रुपया हो जाएगा। तो नेपाल के लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हालांकि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं इसको, लेकिन वो राष्ट्रीय मुद्दा ऐसा छोड़े हुए हैं नेपाल में। नेपाल पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है, और नेपाल से भयानक पहाड़ तिब्बत में है।
इसलिए नेपाल से निकलने वाली नदियां तिब्बत में तबाही नहीं मचाती हैं, नेपाल से निकलने वाली नदियां भारत में तबाही मचा देती है, क्योंकि भारत नीचे के एरिया में। तो हमको तो एक और से फायदा ये मिलता है कि हमारे यहाँ पहाड़ नहीं है, इसलिए सड़क वगैरह बढ़िया है, हम खेती वगैरह सब कर लेते हैं। और नेपाल में पहाड़ है, इसलिए नदियों से जो तबाही होती है वो भारत में हो जाती है, उधर की ओर तबाही नहीं होती। लेकिन वहाँ खेती नहीं होता है, खाली शिलाजीत बेचता है ले आके, जड़ी बूटी यही लोग बेचते हैं लोग ज़्यादातर। भारत में तो आधा से ज़्यादा चाउमीन बनाने वाले लोग नेपाल से आए लोग। क्या हम लोगों ने कभी उनसे भेदभाव किया? उस्ताद बोलते हैं लोग उसको, रेस्टोरेंट में जो बनाते हैं लोग चाउमीन वगैरह नेपाल के लोग बोलते हैं और उस्ताद क्यों। आज भी नेपाल के लोग भारत में कंबल आके बेचते हैं। कभी कोई नेपाल का आदमी बोले कि उनके साथ भेदभाव हुआ है, हम लोग अपने भाई की तरह उनके साथ मजाक करते हैं। और यार आप लोग अगर ये थोड़ी सी जमीन के लिए रिश्ता तोड़ोगे तो जरा सोचो हमारी भारत की संस्कृति। इसीलिए तो कहते हैं कि हम लोग से बड़ी यार दुनिया में किसी का दिल नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण जो थे ना, आखिरी बार कौरवों के दरबार में गए थे और उन्होंने कहा था कि तुम पूरा ब्रह्मांड रख लो, पूरा हिंदुस्तान रख लो, पूरी भारत को रख लो, लेकिन हमें केवल 5 गांव दे दो। लेकिन वो 5 गांव भी नहीं दे पाया, कहां पहुंच गया पता है ना। तो यार हम लोग के टॉलरेंस को मत देखो, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। हमारी संस्कृति है कि हम हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, विनती करते हैं। लेकिन अगर नहीं पड़िएगा ना तो हम लोग लात पैर पड़ना भी जानते हैं और पैर चलाना भी जानते हैं। चला देंगे लोग तो चल जाएंगे भीतर, आराम से समझा रहे हैं। और हाँ, हम लोग नेपाल के भाइयों का शुक्रगुजार भी हैं कि हिंदुस्तान ने ऐसा कोई युद्ध नहीं जीता जिसमें हमारे गोरखा भाइयों का खून न बहा हो, और वो आज भी हिंदुस्तान को लड़े हैं अपनी भूमि समझ के। लेकिन वहां पर कोई एक पार्टी अपनी सरकार जीतने के लिए ऐसा करने लगी, ये तो गलत है। गलत है कि नहीं? ओली साहब काय लिए बार बार मिल रहे हैं वहां पर? चीन की राजदूत से खूब मिलते रहते हैं। ओली जी कसम खाए हुए हैं कि हम चौपट करेंगे। लेकिन भारत, सोचिए भारत क्या करता है। भारत मलेशिया से पाम ऑयल खरीदता था। पाम मतलब तेल होता है, पाम ऑयल यहाँ से। तो भारत यहाँ से खरीदता है और नेपाल भी यहीं से खरीदता है। नेपाल के लोग पाम ऑयल नहीं खाते हैं, वो लोग सरसों का तेल खाते हैं। तो ये उसी पाम को मशीन में डाल के तेल बनाता है। पाम इतना बड़ा बड़ा होता है, खजूर टाइप का, और उसको इंडिया में बेचता है। तो भाई इंडिया ने कहा कि हम डायरेक्ट पाम मलेशिया से क्यों नहीं खरीदेंगे, हम अपने यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, हमको होगा। तो नेपाल ने कहा तब तो हमारे लोग बेरोजगार होंगे। सोचिए हम नेपाल से कितनी लगाव रखते हैं। हमने कहा ठीक है, आप भी यहाँ से पाम खरीदिए और यहाँ कारखाना लगा के आप यहाँ तेल सप्लाई कर दीजिए, आपका भी रोजगार मिलेगा, हमारा भी रहेगा। हम आज बंद कर देंगे तो क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं। और ओली साहब यही चाहते हैं कि भारत कोई एक्शन ले उनके खिलाफ, ताकि वो जनता को कह सके देखो भारत ने क्या किया, देखो भारत ने क्या किया, ताकि उनको वोट मिल सके। और भारत सरकार एकदम चुप है, एकदम बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को भी, मोदी जी को भी सोच समझ के काम करना चाहिए कि कोई बहक गया है तो ऐसा नहीं है कि लाठी का जवाब लाठी से भी दीजिएगा। एक वक्त हम लोग गांधी वाले देश हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखे, इसी देश में भगत सिंह भी थे, इसी देश में सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो हम लोग पहले गांधी जी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नेपाल समझ में, नेपाल पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है। पूरा का पूरा नेपाल में क्या भरा हुआ है? पहाड़ भरा हुआ है। और पहाड़ जो है सर ना, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं सब वहाँ पर, और इतने भयानक भयानक पहाड़ हैं जिसका कोई हद नहीं। उन पहाड़ों में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर एरिया इतने ज़्यादा डेंस है कि पहाड़ से कि आप वहाँ जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए नेपाल की ज़्यादातर जो ज़मीन है वो ज़्यादातर बर्बादे हो चुका है। अगर आप उसको 3D देखेंगे नेपाल के पहाड़ों को, तो आप कल्पना नहीं करेंगे कि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। उनकी अर्थव्यवस्था भी नेपाल की किस पे चलती है? टूरिस्ट पर चलती है। पहाड़ वाले लोग बहुत ज़्यादा घूमते आते हैं। अब दुनिया के सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट। अब यहाँ है माउंट एवरेस्ट। कहाँ गया जी? इस्लामाबाद, जम्मू, ले वहीं ले जा रहा है कि कहीं और ले जा रहा है? ये सब का सब एरिया पहाड़ है। माउंट एवरेस्ट पे ही ले जा रहा है ना? हाँ ठीक है। अब आप पहाड़ देखेंगे इसको, ये है नेपाल आपका। अब देखिए इसमें केवल और केवल ना आपको ऐसे ही पहाड़े मिलेगा केवल। तो यहाँ कहाँ खेती कीजिएगा? थोड़ा मोड़ा कहीं खेती होता है, टूरिस्ट होता है। अब नेपाल को समझ में नहीं रहा, ये पहाड़ भरा हुआ है, पूरा नेपाल यही है, पूरा का पूरा पहाड़ भरा हुआ। नीचे से थोड़े मोड़े सड़क जाते हैं, आप देख रहे हैं ये कहाँ पे आपको पूरा नेपाल ऐसे ही मिलेगा, आपको पहाड़े पहाड़ मिलबे करेगा। ये देखिए कहीं भी कुछ भी आपको देखेंगे तो ये सब का पहाड़ है। क्या खेती करेंगे यहाँ पे? हम लोग के पास तो गेहूं चावल, नेपाल के लोगों से पूछिए कहाँ से जाता है? इंडिया से। तेल सरसों सब कहाँ से जाता है? इंडिया से जाता है। अब उनको समझे में नहीं आ रहा है।
समझ में आया? देखिए पूरा चारों ओर से नेपाल में पहाड़ है, समझ में आ गया? अब नेपाल जी ने जो नया नक्शा जारी किया है उसको देख लीजिए, न्यू मैप ऑफ नेपाल। अब उसने क्या किया है ना, अपने नए नक्शा में एक्स्ट्रा एरिया को जोड़ दिया है जो उसमें पहले नहीं जुड़ा हुआ था। यहां पर उसने एक्स्ट्रा एरिया जोड़ दिया, काला पानी और लिम्पिया धुरा वाला। ये नेपाली भाषा में भी लिखा हुआ है। ये आप अगर देखेंगे नेपाल का पुराना नक्शा तो ये एरिया नहीं था। मेन इसी के लिए बवाल हुआ है। अब आप बताओ भैया, हम लोग ने पाकिस्तान बांग्लादेश सब अलग हो गए सब, अब आपको आज याद आ रही है सुगौली की संधि, तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? ये तो वैसे भी आप लड़ के तो लेंगे नहीं क्योंकि हमारा आपसे रिश्ता खराब होगा, फिर आपको दिक्कत आएगा। ये एरिया नेपाल का देखेंगे ना तो नीचे का थोड़ा सा एरिया समतल मैदान है, बाकी पूरी तरह से पहाड़ है। नेपाल में दो सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ है, एक है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो यहाँ इस एरिया में, यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट। नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ माउंट एवरेस्ट और मैकालू। माउंट एवरेस्ट और मैकालू नेपाल की सबसे महत्वपूर्ण चोटियां हैं सब। ये जब हम हिमालय पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि इन चोटियों का पश्चिम से पूरब क्रम क्या है और पूरब से पश्चिम है, क्योंकि ये एक कई बार क्वेश्चन में पूछा है। 4 ठो पहाड़ की चोटियां दे देंगे, कहेगा पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम। नेपाल जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। नेपाल में 2 शहर सबसे महत्वपूर्ण है, 3 शहर याद रखिएगा नेपाल का। काठमांडू उसकी क्या है, राजधानी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। इसका 2 है, एक विराटनगर, एक आपका सीता जी जहाँ हुई थी जनकपुर, तो जनकपुर में सीता जी हुई थी। और 2 औद्योगिक शहर, एक आपका हो गया काठमांडू और दूसरा हो गया विराटनगर। विराटनगर कहाँ पे है, नेपाल में है। नेपाल के पास जिनका नक्शा होगा नेपाल का, उनके पास देखिए आप लोग जो एटलस खरीद लिए हैं, देखिए फटाफट नीचे में होगा विराटनगर, यहाँ होगा काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। बता सकते हैं काठमांडू में कौन सा मंदिर है? फटाफट बताइए, क्वेश्चन पूछा हुआ है। काठमांडू में विश्व प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? बोल रहा है एक लड़का कि ओली जी को चीन की राष्ट्रपति पसंद आ गई है, मतलब राजदूत पसंद आ गई है। मंदिर का नाम बता सकते हैं? पशुपति, वेरी गुड। पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। पशुपति किसे कहा जाता है? शंकर जी को। शंकर जी का बहुत विशाल मंदिर है यहाँ, पशुपतिनाथ मंदिर बोला जाता है, नाम है। अरे पति मतलब क्या होता है भैया? पति मतलब होता है ध्यान रखने वाला। जो आपका ध्यान रखे उसी को क्या कहते हैं? पति। जैसे जो प्रजा का ध्यान रखे, प्रजापति। ध्यान से, प्रजा का ध्यान रखे प्रजापति। जो पूरे राष्ट्र का ध्यान रखे राष्ट्रपति। समझ में गया? जो महिला का ध्यान रखे ससुरा चाय पत्ती। महिला उसको पति थोड़े छोड़ती है, चाय पत्ती बना देती है उसको। समझ में गया? आगे देखिए नेपाल के बारे में। आगे जब हिमालय पढ़ाएंगे ना तो हम इसमें हिमालय पढ़ाएंगे। हिमालय के छोड़ के बाकी नेपाल में है क्या? एक काठमांडू घूमने वाला जगह, पशुपति जी का मंदिर है। बाकी नेपाल लैंडलॉक कंट्री है, ऊपर में चाइना से, नीचे से इंडिया से। बाकी हिमालय का चीज़ है, हिमालय अलग से टॉपिक है, उसमें आपको क्लियर करेंगे। अगला जो है जगह है भूटान है। अगला जगह का नाम क्या है? भूटान। देखिए भैया, ये जगह है भूटान। यहां पर एक जगह है साकटेंग। साकटेंग, चीन कहता है कि साकटेंग मेरा है। अब जरा देखो भैया भूटान को, ये भूटान दिख रहा है आपको? भूटान दिख रहा है ना? भूटान भी सेम नेपाल की तरह है। सेम नेपाल की तरह मतलब वो भी 3 ओर से इंडिया से घिरा है और 1 ओर से चाइना से घिरा है। 1 ओर से चाइना से घिरा। नेपाल भी 3 ओर से इंडिया से घिरा था, 1 ओर चाइना से घिरा है। अब भूटान का एक जगह है जिसका नाम है साकटेंग, जो इंडिया की ओर है नीचे। चोट्टा चाइना क्या कहता है कि साकटेंग मेरा है। अरे हरामी साले, इधर से कैसे तुम्हारा हो जाएगा? मतलब सोच रहे हैं साकटेंग उसका कैसे हो जाएगा, ये हमको नहीं समझ में आ रहा। साकटेंग तो नीचे है, इंडिया की ओर है, ऐसे कैसे हो जाएगा साकटेंग तुम्हारा? अब मान लीजिए कि भैया साकटेंग यहां रहता तो समझ में आता, साले तुमसे विवादित है। तुम साले हरामी बोलते हो कि साकटेंग तुम्हारा है। अजब हाल है। कोरोना तुम्हारे बाप का नहीं है, मतलब कोरोना है तो वो चाइना का नहीं है, बाकी सब साला चाइना का है। दक्षिणी चीन सागर हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, चाइना का है।
गाली देना अच्छा नहीं लगता है टीचर होके, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम गाली दे नहीं सकते। गाली हम केवल इंसानों को नहीं देते, हरामियों को तो दे ही सकते। एक ये है, एक ये है। अब नाम क्या ले हम आपको, समझदार हैं आप लोग। सारा चाइना से पूरी दुनिया परेशान है, पाकिस्तान से मुसलमान परेशान है, जाके बम फोड़ देता है। गाली मुसलमान सुन लेते हैं सब, मुसलमानों को लगता है उनका मसीहा है। अरे भैया तुम्हारा मसीहा है तो चले जाओ वहीं पे, फिर काहे चिल्ला रहे थे एनआरसी खराब है। अजब हाल है। ये वाला एरिया ये साकटेंग है। बताओ भाई साहब किस हिसाब से तुम हरामी कहता है कि साकटेंग मेरा है। अब भूटान जो है, अब इसकी हिस्ट्री समझिए। यहाँ एक कंट्री था जिसका नाम था तिब्बत। 1959 में चाइना ने तिब्बत को कब्जा कर लिया, इस तिब्बत को कब्जा कर लिया, और यहाँ के लोगों को इतना मार मारा, एक आदमी को इधर भेज दिया, एक को इधर भेज दिया, एक को इधर भेज दिया। तिब्बत के लोगों पर इतना ना चाइना अत्याचार किया कि तिब्बत में तिब्बत के आदमी को छोड़ा ही नहीं। एगो को यहाँ भेज दिया, एगो को गोभी मरुस्थल में भेज दिया, एक को यहाँ भेज दिया, एगो को मुआ दिया। अब बाकी जो चाइना के मूल निवासी थे, जिन्हें हान चाइनीज कहा जाता है, उन लोगों को यहाँ ले आके भर दिया, हान चाइनीज को भर दिया। तो तिब्बत का बहुत बुरा हाल हो गया, जमीन भी कब्जा कर लिया, वहां के लोगों को इधर उधर भगा भी दिया। तो इससे डर गया भैया नेपाल, भूटान। भूटान कहा कि भैया अब हमरो कब्जा कर लेगा। तो भारत से कहा कि हम आप में मिल जाएं। तो भारत ने कहा मिल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भूटान ने कहा कि भैया हम तो आप में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कीजिएगा आप कि हमारा एगो लड़का को उठा के यहाँ से राजस्थान भेज दीजिए, एगो को केरला भेज दीजिए, एगो को अंडमान भेज दीजिए, एगो को तिहाड़ जेल में भेज दीजिए। ऐसा तो नहीं कीजिएगा जैसे वो किया था। तो उसने कहा, भारत ने कितना बेहतरीन कहा, एक काम करो 2 साल पहले 1 साल तुम रह के देखो, 2 साल हमारे साथ रह के देखो, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम 2 साल एक जैसे रहेंगे, सह राज्य की तरह, जैसे एक ही है। अच्छा लगेगा तो मिल जाना, नहीं रहेगा तुम्हें। 2 साल के लिए टाइम दिया गया। 1974 से कहा गया 1976 तक आप रहे। बेचारा सिक्किम को इतना अच्छा सॉरी यहाँ पर साथ रह के देखा गया। तो इसने कहा ठीक है, लेकिन सिक्किम भी, यहाँ एक और देश है सिक्किम को भी सेम मौका दिया गया, लेकिन सिक्किम भारत में मिल गया। भूटान ने कहा कि हम भी भारत में रहेंगे आपके साथ, लेकिन एक शर्त है कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री नहीं राजा रहेगा। तो भारत ने कहा ये हमारे यहाँ से पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ के राजा ने समझौता किया कि हमारी सेना की जिम्मेदारी भारत उठाएगा, विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी भारत उठाएगा, सारी चीज़ें भूटान भारत से देख के करेगा, और भारत भूटान की रक्षा करेगा। तो आज भी भूटान की रक्षा कौन करता है? भारत। भूटान पे पास किसकी सेना खड़ी है? भारत की। और भूटान की ज़मीन को 2017 में चीन हड़पना चाहता था, जिसका नाम था डोकालाम। वो हमारी ज़मीन ही नहीं थी, डोकालाम यहाँ ऊपर में था, ये जगह को इसे हड़पना चाहता था। भारत ने बढ़िया से बजा दिया, कहा कि हम नहीं हड़पने देंगे। तो आज बताइए भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? भारत की। अब आप कहेंगे कि भारत काहे लिए वो एडवांस वाला काम किया? तो 2 रीजन है। अगर इस भूटान पर चाइना का कब्जा हो जाता तो हमारी बॉर्डर के और करीब आ जाता है। हम लोग अगर भूटान के पास हैं तो भूटान पूरी तरह पहाड़ी देश है, इतना पहाड़ है कि यहाँ बादल जाता है तो बिना टकराए जाता ही नहीं है। इसीलिए इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, तड़ित झंझावात, भ्राम भ्राम वाला देश कहते हैं। बादल जाएगा तो लड़बे करेगा। तो इस ऊंचाई पे अगर चाइना आ जाता तो हम लोग तो मरा जाते लोग। तो हम लोग इसकी रक्षा के बहाने, हम रक्षा थोड़ी कर रहे हैं इसकी, मेन उद्देश्य देखेंगे तो चाइना को काउंटर कर रहे हैं। इतना ऊंचा का एरिया कि धूर थार के रख देंगे तुमको यहाँ पर। तो भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी कौन है? भारत है। भूटान में एक पहाड़ है जिसका नाम है काला पर्वत, ब्लैक माउंटेन। क्या नाम है? काला पर्वत या ब्लैक माउंटेन। थंडरबोल्ट यानी तड़ित झंझावात का देश किसे कहा जाता है? भूटान को। तड़ित झंझावात का देश किसे कहा जाएगा? भूटान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। एक आदमी कह रहे हैं कि सर वो अरुणाचल प्रदेश का भी समझता है। समझ आ गया कि नहीं आता? अजब हाल है। हम देखिए, हम कभी राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं और ना ही हम राजनीतिक टिप्पणी करते हैं। हमारे में खराबी है कि भैया जो है वो हम बोलते हैं, ये खराबी है। अगर हमें भारत का कमान सौंप दिया जाता तो हम चाइना को एक ही बात कहते हैं कि चाइना, तुम्हें हमसे जो भी व्यापार करना है वो दूतावास के थ्रू होता है, एम्बेसी। चाइना का एक अधिकारी दिल्ली में बैठा है, हम नियम लगा देते हैं कि चाइना का वह अधिकारी दिल्ली में नहीं बैठेगा, अरुणाचल प्रदेश में बैठेगा। तो जब वो अरुणाचल प्रदेश में बैठेगा तो परमिशन किससे लेगा? वहाँ के गवर्नर से लेगा।
सीधी सी बात, अगर आप गवर्नर से परमिशन ले रहे हैं यानी वो जगह आपका नहीं है, तो नियम बना दो कि भैया हम आपकी जो एम्बेसी रखे हैं, दूतावास, ये जो दूतावास जो एम्बेसी है ये हम दिल्ली में रखेंगे ही नहीं। आपको खोलना है दूतावास तो आप अरुणाचल प्रदेश में खोलिए, यहां नहीं खोल सकते हैं। अब बताइए, अगर ये खोला यहां पर तो एम्बेसी कभी भी आप अपने जगह में थोड़ी खोल। अब आप कहेंगे कि भारत का दूतावास छत्तीसगढ़ में, अरे भारत का दूतावास विदेश में रहता है, तो आपका दूतावास यहाँ है, इसका मतलब आप कानूनी परमिशन दे रहे हैं कि वो जमीन आपकी नहीं है। और दूतावास खोलने से पहले वहां के राज्यपाल से परमिशन लीजिएगा, राष्ट्रपति से लीजिएगा, तो भी नहीं है। और अगर आप घुसिया के कहेंगे नहीं हम दूतावास वापस ले जा रहे हैं, तो ले जाओ साले, तुम्हारे व्यापार, हमको वैसे ही ऑलरेडी व्यापार से घाटा लग रहा था, हम तो खुदे बहाना खोज रहे थे, तुम साले चले जाओ। तो कहते हैं देहात में रोए के रहनी तले आँखिए खोदा गिल। और अच्छा है, एक तीर से दो निशाना। डायरेक्ट हम थोड़ी कहेंगे कि व्यापार बंद करेंगे, व्यापार होता है राजदूतों की मदद से। राजदूत यहाँ खोलिए, सब काम खत्म हो जाएगा। हमको बड़ा अफसोस होता है कि जिस धरती का चाणक्य था, आज उसी धरती के लोग चाणक्य नीतियां भूल गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अरुणाचल प्रदेश उनका है। अरे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री लोग ना एज पे बनते हैं, थोड़ा यंग एज का बन जाता ना आप लोग की उम्र का, तड़ाम भड़ाम वाला, कब का मैटर सॉल्व हो गया रहता। आगे देखें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, पशुपति मंदिर के लिए डोनेट किया गया है, भारत सरकार की ओर से डोनेट किया गया है, अच्छी बात है। नेपाल में भूकंप भी आया था तो हम लोगों ने डोनेट किया था। भूटान जाने पर पासपोर्ट नहीं लगता। हाँ भैया, हम उनकी रक्षा करते हैं तो हमसे पासपोर्ट लेंगे, सब कुछ। भूटान के बारे में दो तीन चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहला याद रखेंगे भूटान के बारे में कि इसे क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। क्या कहेंगे? थंडर बोल्ट मतलब तड़ी झंझावात, यानी बिजली तड़कने वाला देश। यहाँ एक ब्लैक माउंटेन है, काला पर्वत है, ब्लैक माउंटेन। इसकी रक्षा कौन करता है? भारत करता है। इसकी राजधानी तो आपको पता ही होगा भैया, भूटान की राजधानी थिम्पू है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर का नाम है पारो। पारो शहर का नाम है। इसका सबसे बड़ा शहर का नाम क्या है? पारो। देखिए ये पारो है। अब यहां पर भारत सरकार ने एक चीज देखा, भूटान जो है ना पूरी तरह से पहाड़ का एरिया है। ये भूटान पूरी तरह कैसा है? पहाड़ है। और यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं ना, ये बहुत ही रफ्तार से नदियाँ निकलती हैं। नेपाल में भी नदियाँ निकलती हैं लेकिन बर्फ़ से ढक जाती हैं। लेकिन भूटान की नदियाँ में ना रफ्तार बड़ी तेज रहता है। भूटान से आने वाला पहाड़ एकदम खड़ा ढाल है, और अगर यहाँ बांध बना के बिजली बना दिया जाए तो एक नंबर हो जाएगा। तो भारत ने यहाँ 3 बिजली घर बनाया है। एक का नाम है आपका ताला प्रोजेक्ट, एक का नाम है चूखा प्रोजेक्ट, एक का नाम है दो गाछू प्रोजेक्ट। दो गाछू प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर। बिजली घर भारत ने बनाया, पैसा अपना लगाया, डिजाइन खुद बनाया। बिजली जो बन जाती है वो सारी की सारी बिजली भूटान को दे दी जाती है। लेकिन भूटान जो है वो डेवलप कंट्री नहीं है, इसलिए बिजली का ज़्यादा यूज नहीं कर पाता है। जो बिजली बचती है ना, देखिए हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति, हम उस बिजली को खरीदते हैं। सोचिए, बिजली घर मेरा, टेक्नोलॉजी मेरी, इंजीनियर मेरा, पैसा मेरा। जितनी बिजली चाहिए तुम फ्री में ले जाओ, और जो बच जाए वो हमको बेच दो। अगर ये काम नेपाल के लोग पूछो क्या ऐसा चाइना तुमको करके दे सकता है? साला तुमको वैश्या बना देगा, नेपाल को ले लेगा तो वहां पर। यहाँ पर तो ये हो गया। अब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि ताला परियोजना कहाँ है, तो लड़का मार दिया अलीगढ़। अरे भैया, अलीगढ़ में ताला उद्योग है, ताला इंडस्ट्री, और ये ताला प्रोजेक्ट है। ताला प्रोजेक्ट इज ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मेड बाय इंडिया इन भूटान। तो भूटान में ताला परियोजना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा चूखा और एक दोगाछू, ताला चूखा दोगाछू, ये वाला यहाँ पे। पहाड़ का नाम क्या है? ब्लैक माउंटेन। यहाँ बौद्ध धर्म की अधिकता है। बौद्ध धर्म की क्या है? अधिकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में? तो भूटान तक समझ में आ गया आप लोग को। भूटान की राजधानी थिम्पू। ताला परियोजना कहाँ है? चूखा कहाँ है? दोगाछू का हो गया। पारो, देवदास वाली पारो नहीं।
विवेक कुमार जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भाई हम सबका प्रणाम स्वीकार करें। नेपाल में 6 घंटा बिजली रहती है, तो भारत सरकार देखिए, नेपाल के लोग देखिए, अरे आप जानबूझ के अझुराइएगा तो हम क्या कहेंगे। भारत सरकार ने बोला, मनमोहन सिंह से लेकर मोदी जी से ने बोला, मोदी जी को आए हुए भी अभी 2006 से ये हैं, 14 से ये हैं, और उससे पहले मनमोहन सिंह थे। सबने नेपाल से बोला कि देखो भैया, हम तुम्हारा बिजली घर बना देते हैं, हम बनाएंगे, सब कुछ हम करेंगे, जो बिजली लगेगा तुमको लेना, तुम हमें बिजली बेच देना। तो उस कहता है पता है क्या, कि हम बिजली जो बेचेंगे ना उसका पैसा आप डॉलर में दीजिएगा। ले, तू तो जानबूझ के अझुरा रहा है। भैया हमारा रुपया नेपाल में चल जाता है, आप नेपाल में भारत का रुपया दीजिएगा तो चल जाता है, वहां के लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आता है वहां पे। तो कह रहा है कि डॉलर में दीजिएगा। अब यहाँ भारत की भी गलती है। अरे भैया जब वो अझुरा रहा है, छोटका बच्चा जीत करता है ना, हम लेमचू से खाएंगे तो दे दो ना यार। अरे पैसा आपको डॉलर ही देना है। मान के चलिए आप वो नेपाल को बिजली आप खरीद रहे हैं, तो बिजली वो हुआ 72 रुपया, 72 रुपया हुआ, कोई दिक्कत नहीं यार, $1 दे दो, बतिया तो बराबर है। लेकिन यहाँ भारत भी तो नहीं गलती करता है, जीत पे अड़ल है। अब यही जीत का फायदा उठा देंगे कौन, केपी शर्मा ओली, वो उठा के चाइना को दे देंगे। चाइना क्या करेगा, यहाँ बांध बना लेगा, बांध बनाने के बाद युद्ध की स्थिति में सोच रहा बांध का सारा फाटक खोल देगा, बिहार में बाढ़ आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी गलती करते हैं। नेपाल में 6 घंटे बिजली रहती है क्योंकि बांध नहीं है, ना उसके पास पैसा है ना टेक्नोलॉजी है। चाइना के पास पैसा टेक्नोलॉजी सब है, और चाइना उसको डॉलर में दे भी देगा। और बदले में चाइना क्या करेगा, इतना ना, चाइना फ्री में बिजली घर बना के देगा उनको, इतना पैसा का बिल थमा देगा कि नेपाल कभी दे नहीं पाए, उसके गुलामे हो जाएंगे। फ्री में चीज चाइना का कुछ होता ही नहीं। फ्री में साला कोरोना नहीं दिया, देख रहे हैं, सबको कोरोना फैला के मास्क पहुंचा दिया। तो भारत को आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया। भूटान 3 ओर से भारत से, नेपाल भी 3 ओर से भारत से, ऊपर चाइना, इसके भी ऊपर, यहाँ भी पहाड़, यहाँ भी पहाड़। ये हमारा दोस्त है, ये हमारा एकदम जिगरी दोस्त है। यहाँ भी भड़का हुआ है, इसकी पूरी देखरेख हम करते हैं। यहाँ भी पासपोर्ट नहीं लगता है, यहाँ भी पासपोर्ट नहीं लगता है, दोनों के दोनों पहाड़ी क्षेत्र हैं। आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी कोई डाउट है तो बोलिए। भाई आप कोई भी एटलस लीजिए, बार बार हम बोल रहे हैं हमको एटलस चाहिए, कुछ भी ले लीजिए आप। इमोजी बना बना मत भेजो भैया, ताला परियोजना की जगह ताला बना के भेज रहे हो, मजाक थोड़ी हो रहा है। पारो जगह का नाम है उसका, देवदास वाली पारो नहीं। इसे पारो के चक्कर में रहना, बेरोजगार रह जाओगे जिंदगी भर। हम एटलस 9th एडिशन लिए हैं, 9th एडिशन लिए हैं, हम क्या कर सकते भाई, जो एडिशन लेना है ले लीजिए, बस उसमें नक्शा रहना चाहिए सबका। हो गया बाबू, आपका पीडीएफ डाल दिए, आप ले लेंगे वहाँ से। आप डाउनलोड करेंगे जब पीडीएफ ना, तो गैलरी में नहीं जाएगा, ये आपके डॉक्यूमेंट्स में जाएगा या फिर आपके डाउनलोड्स में जाएगा। तो फाइल मैनेजर में जाके खोजिएगा, वहाँ मिलेगा। लैपटॉप से नहीं चलता है, लैपटॉप से मिसयूज ज़्यादा होता है, इसलिए लैपटॉप में नहीं चलता है। बांग्लादेश के बारे में आगे कल समझाएंगे। ज्योग्राफी का नोट्स, अरे ज्योग्राफी पढ़ाए कहाँ की जो तो नोट्स दे देंगे। यूपीएससी 2021 के लिए क्या करें, चुपचाप पढ़ लीजिए बउआ, यूपीएससी को गोली मारिए यहाँ से। आपको जो पढ़ा रहे हैं आप वही पढ़िए। आपका मन आप यूपीएससी में जाइएगा, बीपीएससी में जाइएगा, पीसीएस में जाइएगा, हमको मतलब नहीं, हम पढ़ा देंगे आपको, 0 से हीरो तक दिक्कत नहीं होगा। आर्मेनिया में युद्ध होने वाला है, यूट्यूब पे बता देंगे युद्ध होने वाला है जो। कम एज का पीएम कोई दिक्कत नहीं भाई, कम एज का पीएम बनेगा कि नहीं बनेगा कोई ठीक नहीं। राहुल गांधी कम एज का थोड़ी है, 50 साल का हो गया, अब का दोबारा बुढ़ाएगा, सरकारी नौकरी में रहता तो रिटायर होने वाला होता। एक ही चीज को कितनी बार कर रहे हैं जी। लगभग हर देश में एक लोग होते हैं जहाँ देशभक्त होते हैं, हर जगह के लोग देशभक्त होते हैं, खाली इंडिया के थोड़े होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा देशभक्ति जानते हैं कहाँ होता है, भूटान, सॉरी जापान में। जापान का व्यक्ति जब रिटायर होता है ना, तो पेंशन नहीं लेता है, अपना सारा पेंशन किसको दे देता है, सरकार को। और यहाँ के लोग सरकारी नौकरी केवल इसलिए पसंद करते हैं कि सरकार हमको पेंशन देगी। वहाँ के नेता भी ईमानदार रहते हैं। तबीयत खराब था वहाँ के प्रधानमंत्री के, क्या नाम था उनका, शिंजो आबे, तो उन्होंने कहा कि हमसे देश की सेवा नहीं हो पा रही है, हम प्रधानमंत्री का पद छोड़ रहे हैं। और यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी से लड़ गए थे कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे, 82 साल की उम्र में हम प्रधानमंत्री बनेंगे। देख लो देश भारत में आप
मोदी का विरोध किसने किया था? खुद बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी 2014 में त्यागपत्र दे दिए थे कि मोदी बनेंगे तो हम छोड़ देंगे। बाद में राजनाथ सिंह बनाए थे। आज ना आप लोग राजनीति करना सीखे हैं, 10 साल पहले जाइए सब समझ में आ जाएगा। सर पासपोर्ट किस देश में, बिना पासपोर्ट किस देश में जा सकते हैं? लगभग 20-22 देश है बिना पासपोर्ट किसी देश में, मतलब एक नेपाल है, एक भूटान है, बाकी सब जगह पासपोर्ट लगेगा आपको, वीजा भले नहीं लगेगा। एटलस जो भी ले लीजिए। आप डाउट पूछना है तो पूछिए, उल्टा सीधा कमेंट नहीं करिए। हो गया ना? बस करते हैं, वो सारे सर्वर को ऑफ कर दीजिए। चलिए आप अगला क्लास कल करेंगे। हाँ, कल हम आपको एटलस भी